अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कक्षा 8 के बच्चों, आज हम आपको आपकी उद्बोधन व्याकरण भाग 8 जो आपका हिंदी फर्स्ट है, इससे यूट्यूब वीडियो बना कर देंगे बच्चों, पाठ नंबर 4 का। तो चलिए हम लोग पाठ नंबर 4 पर चलते हैं। लेसन नंबर 4 ये है आपका पाठ, और ये है पाठ का नाम शब्द विचार। वर्ण विचार हमने पीछे वाले पाठ में पढ़ा है। अब आप आइए देखिए, भारत में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिस छात्र के पास जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतना ही अच्छा बोल और लिख सकता है। अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखना भी कुछ शब्द भंडार की विशालता पर निर्भर है। शब्दों के कई भेद हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हम स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा हम अपने विचारों को उतने अच्छे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बहुत छोटे रूप में हम समझना चाहें कि शब्द क्या हैं, तो बच्चों ये आपको भी पता है, लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण जब एक साथ मिल के आते हैं और उनका कोई मीनिंग होता है तो वो क्या होता है, शब्द होता है। शब्द और पद भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होती है, और जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो वो पद का रूप ले लेते हैं। अर्थात हम व्याकरण की तरह से उसका परिचय कराते हैं तो वो पद हो जाता है। उदाहरण के लिए, विशाल स्कूल जाता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं है। इन शब्दों के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, परंतु इस वाक्य में शब्दों का आपस में कोई न कोई संबंध अवश्य है, तभी ये और न ही वाक्य पूर्ण है। ठीक है। तो आइए इस वाक्य में इस प्रकार से लिखें, विशाल स्कूल जाता है। तब अब यह एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया भी आ गई, क्योंकि यह हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। वाक्य विचार में हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें सभी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब ये उपर्युक्त शब्द शब्द न रहकर पद बन गया है, अतः हम कह सकते हैं, ये आपका पद का डेफिनेशन है। देखिए, जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे पद कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, शब्द के भेद। तो बच्चों, शब्द के कितने भेद हैं हम यहाँ पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर है, जो हम ऐसे कह सकते हैं, हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा है तत्सम शब्द, इसी के भाग हैं, किसके? उत्पत्ति के। उत्पत्ति को 4 भागों में। तो तत्सम शब्द बच्चों हमने पहले भी पढ़ाया है आपको कि जो शब्द तत् प्लस सम, अर्थात उसी तरह से सेम टू सेम आ गए हैं, यथावत हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम शब्द हैं। किससे? संस्कृत से। तो संस्कृत के जो शब्द यथावत हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे वर्ष, वायु, सूर्य, अग्नि, वानर, भिक्षा, जिह्वा, इस तरह के शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द का क्या है? ऐसे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हुए हैं। आए तो वो संस्कृत के हैं, लेकिन उनका हमने बोलते बोलते, लिखते लिखते थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है उनके रूपरेखा में, तो वो तद्भव हो गए। जैसे अभी हम उदाहरण में देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, ये हैं, जैसे आप देखिए, आम्र। आम्र तो तत्सम है, लेकिन उसका तद्भव आम है। इसी प्रकार से इसमें इधर तत्सम शब्दों के सारे तद्भव शब्द दिखाए गए हैं। प्रोनाउंस करने में और लिखने में लोगों ने स्पेलिंग भी चेंज कर दी, तो ये उसका तद्भव रूप हो गया। तो बच्चों, ये तद्भव शब्द हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं देशज शब्द पर। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। बस ये शब्द क्या होते हैं? परंपरागत रूप से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त हैं।
ये इसमें क्षेत्रीय प्रभाव दिखाई देता है। हर क्षेत्र में अपनी एक शब्द फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे वो लोग, वहाँ के लोग बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी, इस तरह के शब्द, लड़का, पेट, इस तरह के शब्द जो हैं बच्चों, ये देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो विभिन्न देश की भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जो अनेक विदेशी भाषाओं के हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं अपनी डेली के रूटीन में भी। अंग्रेजी शब्द के बहुत सारे शब्द, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फुटबॉल, अपील, क्लर्क, बोर्ड, फीस, टाई, इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही फारसी शब्दों का हम बहुत प्रयोग करते हैं। आराम, आमदनी, ज़मीन, किनारा, खुश, जहाज। तुर्की के शब्द हैं चेचक, तोप। और फ्रांसीसी के शब्द हैं अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, बिगुल। अरबी के शब्द हैं किताब, कानून, तकदीर, साहब। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये शब्द जो हम बोलते हैं ये विदेशी भाषाओं के हैं। चीनी शब्द हैं चाय, लीची। पुर्तगाली शब्द भी हैं आसमान, फीता, बाल्टी। हम लोग ये सब बहुत फ्रीली यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन किसी को नहीं पता है कि आसमान पुर्तगाली शब्द है। हम लोग उसको ज़्यादातर लोग जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो सब इसे हिंदी का ही शब्द समझते हैं। जापानी के शब्द हैं जैसे रिक्शा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका विदेशी शब्द हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे उसका सेकंड वो आता है, शब्दों का सेकंड पार्ट, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 3 भाग हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द को देखेंगे बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब वो युगों युगों से उसी नाम से फेमस हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, दिन, रात, कुर्सी, मेज, पंखा, छत, जमीन, इस तरह के ये सब शब्द युगों युगों से ही बोले जा रहे हैं। ऐसे ही है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या है बच्चों? यौगिक शब्द में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों का मेल से वो बनाया जाता है। जैसे आत्मकथा, दोनों शब्द को अपनी अपनी मीनिंग है। आत्म माने आत्मा, कथा माने कहानी, लेकिन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बन गया आत्मकथा। इसी तरह से रसोई घर, पेट भर, इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा पार्ट इसका है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, नीलकंठ। नील और कंठ दोनों शब्द मिलके यौगिक बना। अब इसका रूढ़ में परंपरा रूप से इसका चला रहा है। जैसे हम नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। लंबोदर, लंबा, उदर माने पेट, तो लंबोदर किसका नाम है? गणेश जी का। तो ये परंपरा से, मतलब बहुत समय से ऐसे ही चला आ रहा है बच्चों। तो इसका सामान्य अर्थ है नीलेकंठ वाला, लेकिन हम उनको शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि शिव जी ने विषपान किया था, उनका कंठ उन्होंने कंठ में रोक लिया था, कंठ नीला हो गया था। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों प्रयोग के आधार पर इसके भेद हमें बताने हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। एक होता है विकारी, यहाँ आप देख सकते हैं, और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए आप, ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कभी लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हम चेंज करते हैं, कभी हम वचन के अनुसार एक वचन बहुवचन में बदल देते हैं। इसी तरह से उनमें चेंज होता है, तो वो विकारी शब्द हैं। अर्थात जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 भेद हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं में हम चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग करने में उनमें लिंग, वचन या किसी भी कारण से, कारक, कोई भी कारण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
जैसे आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, लड़का धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे हमेशा धीरे धीरे ही लिखा जाएगा, ना तो ये वचन के अनुसार ये चेंज होगा, ना कोई कहीं भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो धीरे ही प्रयोग करेंगे, यही स्पेलिंग रहेगी, यही इसका रंग रूप रहेगा। ऐसे ही आप अविकारी शब्दों के भेद देखेंगे। अब अविकारी शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। निपात में जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपका हो गया किसके आधार पर बच्चों? प्रयोग के आधार पर। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। चौथा पार्ट क्या था? शब्द का अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर शब्दों के मेन तो 2 रूप में विभाजित किए गए हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ में जिनके सार्थक शब्द वो हैं जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है, सही मीनिंग निकलती है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसके भी इन्होंने कई रूप दिखा दिए हैं, जैसे एकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये सब सार्थक शब्दों के वैरायटीज़ हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं निरर्थक शब्द पर। निरर्थक शब्द बच्चे वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बोलचाल में आदमी उसे ऐसे ही प्रयोग कर लेता है, जैसे हम लोग भी कहते हैं। इसमें उदाहरण भी है, चाय वाय पिलाओ यार तो चाय तो मीनिंग है, वाय क्या है? कुछ नहीं है, निरर्थक है। तो इस प्रकार से ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हमें पाठ में कुछ स्मरण रखने योग्य, याद रखने योग्य चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पर अलग पिंक चार्ट में दिया हुआ है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। फिर व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है। भाषा सार्थक शब्दों से बनती है बच्चों। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। व्याकरण रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। और विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका पाठ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो बच्चों हम पहले इसका सेकंड क्वेश्चन से करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप हैं ये: क्षेत्र को खेत, बहु बधू और हस्त हाथ। ये है आपका कृषक किसान, दुग्ध दूध, आम्र आम, मयूर मोर, दांत दंत दांत, रात्रि रात। अब यहाँ पर शब्दों से संबंधित 4 शब्द हैं। ये अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी के इनके ये 4 शब्द यहाँ पर हमने लिखे हैं। अंदर चार्ट है, वहाँ से आप अपने आप भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आप रिक्त स्थानों पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिक्त स्थानों में वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सेकंड है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड में, वे शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहे जाते हैं। ठीक है। अब है, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक कहते हैं। तो ये आपका रिक्त स्थान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने शब्दों के भेद रचना के आधार पर इन्हें हमें पहचानना है और लिखना है। तो ये हमने इनके सामने लिख दिए हैं। गाड़ी रूढ़ शब्द है, अपमान यौगिक शब्द है और सेनापति यौगिक है। पीताम्बर योग रूढ़ है, बल रूढ़ है, सेना रूढ़ है, लंबोदर योग रूढ़ है। तो ये पाठ आपका यहाँ ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग पहुँचते हैं फर्स्ट पे, शब्द की परिभाषा लिखनी है। तो बच्चों शब्द की परिभाषा आपने अभी याद रखने योग्य जो ये बातें हैं, इसमें सबसे फर्स्ट वाला ये देखिए टिक लगा हुआ है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो ये आप आ जाइए इसके स्टार्टिंग में। ये आपका आंसर नंबर 2 है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। इन चारों के आप नाम लिख देंगे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या है,
थर्ड क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। तो आप इसी के नीचे सेकंड आंसर के नीचे ही देखेंगे, ये है आपका उत्पत्ति के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। उन चारों के हमें खाली नाम लिख देने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। खाली हमें नाम लिखना है, उनको एक्सप्लेन नहीं करने के लिए पूछा गया है। अब बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए और दो दो उदाहरण लिखना है। अब हम स्टार्टिंग के सेकंड पेज पर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकेंगे, ये देखिए, रचना के आधार पर। रचना के आधार को ही बनावट का आधार कहा जाता है बच्चों। तो रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखिए, रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूढ़। इन तीनों का नाम लिख के और इनके सामने हमें एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण लिख देने हैं। जैसे ये है रात, दिन, कुछ भी लिख दो। और यौगिक में है जैसे आत्मकथा, रसोई घर, 2 लिख दो। और फिर योग रूढ़ में नीलकंठ लिख दो, लंबोदर लिख दो, ये लिखा हुआ है। तो ये आपका ये वाला रचना के आधार पर ही बनावट के आधार कहा जाता है। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। अब आप 5 क्वेश्चन पे आएंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, वहीं हम लोग चलते हैं। ये है आपका प्रयोग के आधार पर, ये देखिए, इसके 2 यहाँ पे दिखाया गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो 2 कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन दोनों के खाली नाम आपको लिखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये हमने यहाँ भी देखा था, यहीं पर ये है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों की हमें, ये देखिए टिक लगा हुआ है, डेफिनेशन लिख के और जैसे करके 1-2 शब्द आप उदाहरण लिख देंगे। ऐसे ही निरर्थक को लिखकर आप निरर्थक की डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ से ये जैसे 2 उदाहरण दिए हुए हैं, 2 उदाहरण दे देंगे। अब आप नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप उसी पेज पे आ जाइए, ये यौगिक वाला डेफिनेशन लिख देंगे, 2 उदाहरण देके, और योग रूढ़ का डेफिनेशन लिख देंगे। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। इनके 2 उदाहरण लिख देंगे, नीलकंठ, लंबोदर, इसमें आत्मकथा, रसोई लिख देंगे डेफिनेशन लिख के। तो ये आपका बच्चों लास्ट आंसर हो गया। अब ये आपका पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसको इस वीडियो में से देखकर एक्सरसाइज और आंसर्स, अपनी क्वेश्चन आंसर तो आप कॉपी पे करेंगे, एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे और वीडियो को बार बार देख के समझने की कोशिश करेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। हम लोगों को पढ़ाई अपना लगातार करते रहना है ताकि हम अपनी नॉलेज को बनाए रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम। स्टूडेंट्स, you have to write in your copy neat and tidy these questions. क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं आपके, ये 7 हैं। 7 क्वेश्चंस के आंसर आप कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, घर में रहेंगे और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे बच्चों। इस समय इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।